बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम लोग चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे, ठीक है, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। तो उसमें जो हमारे आज के टॉपिक है वो सुपर कंडक्टर्स। तो सबसे पहली चीज़ के कंडक्टर्स थे। कंडक्टर्स क्या थे बच्चे के? वो थे वो क्वांटिटी या वो मटेरियल्स जो क्या करते हैं कि करंट को अलाउ करते हैं कि उसमें से पास कर। लेकिन हर कंडक्टर की एक अपनी कुछ ना कुछ लिमिट है, ठीक है, कि वो उनके अपने मटेरियल के अंदर ही कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। कोई भी 100% इम्प्योर नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उनकी रहती है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल भी ना हो, उनको हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। कहता था मटीरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ऐसे मटेरियल जो एक ख़ास टेम्परेचर से नीचे जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए, मीन के कंडक्टेंस हाई हो जाए, ठीक है, 100% हो जाए, ऐसे मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। और वो टेम्परेचर जिससे नीचे ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चे इसको बोल देते हैं हम लोग। जिससे नीचे, जिस टेम्परेचर की रेंज से नीचे जो उनसे ना इनके क्या कहते हैं, ये सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो डिस्कवर जो है ये कब हुआ था? ये बेटे डिस्कवरी जो है इसकी इनकी वो हुई थी 1911 में। कैम्बलिंग ऑन्स ने की थी, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया था कि जो मरकरी है, जब ये इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है, कहाँ पे? 4.2 केल्विन पे। मतलब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो कर रहा था। और ये बात है कि ये टेम्परेचर केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। इसी तरीके से उसने कुछ और मटेरियल्स की भी रेजिस्टेंस देखी थी कि वो ज़ीरो हो गई थी, जैसे कि एलुमिनियम है, बेटा लेड है, टिन है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसके बाद फिर फर्दर जो है 1986 के अंदर, अब ये जो टेम्परेचर जिनकी बात कर रहे हैं 3.2, 7.2 केल्विन, 4.2 केल्विन, ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर्स हैं। तो इनको अटेन करना या बहुत ज़्यादा देर तक अटेन करके रखना ये बहुत मुश्किल काम है। तो फिर क्या हुआ था कि 1986 में उन्होंने एक ऐसा मटेरियल भी डिस्कवर, सिरेमिक मटेरियल्स ढूंढे जिनका टेम्परेचर इतना कम नहीं था करना पड़ता है, इनसे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो सुपर कंडक्टर्स हो जाते थे, ठीक है। सिरेमिक मटेरियल्स के वो 125 केल्विन पे जाके भी क्या कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी शो कर देते थे। इसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर जो है वो क्या हुआ कि एक और कंपाउंड डिस्कवर किया गया, साइंटिस्ट ने बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर, कि जो कि 125 केल्विन पे भी नहीं बल्कि 163 केल्विन पे, मतलब इससे भी हाई टेम्परेचर पे जो है सुपर कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी कि हम हाई टेम्परेचर, क्योंकि बट बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लो टेम्परेचर जो है बेटा वो क्या, उसके लिए फिर अचीव करना, उसको अटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे जो मौजूद सुपर कंडक्टर्स है उनको ढूंढने की कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी एप्लीकेशन क्या? हाँ ठीक है, सुपर कंडक्टर्स का तो समझ आ गया कि क्या चीज़ है। इनकी एप्लीकेशन बेटा हमारे जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जहाँ पे भी पर्पज़ है वहाँ पे ये बड़े अच्छे, मतलब MRI होगी, ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स की जो आपने नाम सुना होगा, बुलेट ट्रेन वगैरह का, ये बेसिकली क्या है कि टायर वगैरह नहीं लगे होते, ये मैग्नेटिक लेविटेशन यूज़ करते हैं कि ये बेसिकली मकनातीस के ऊपर ही क्या लहराते रहते हैं, खास उनका फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट उनमें नहीं होता। इसी तरीके से उसके बाद बेटा जो आपके नए आजकल पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स हैं या चिप्स हैं, आजकल कंप्यूटर चिप्स हैं, ठीक है। जब हम मतलब सुपर कंप्यूटर की तरफ अगर जा रहे हैं तो हमें फिर वहाँ पर भी क्या करना पड़ती है, सुपर कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके बाद बेटे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स हैं, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब कहता है कि भाई ज़्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया, आप पीछे पढ़ के, कि जब भी कहीं से करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है, ठीक है, कंडक्टर में होता है ऐसा। तो अब कहते हैं कि जो आम मटेरियल है, मटेरियल की बुनियाद पे, क्या हमने करंट पास नहीं भी किया, उसका मटेरियल है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो कहते हैं इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फील्ड अलोंग ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट इज लाइक द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग सोलेनॉइड करंट एंड फील्ड ऑफ शॉर्ट मैग्नेट, ठीक है। तो आपने ये पहले पढ़ा हुआ बेटे लास्ट 14-15 चैप्टर के अंदर कि जो एक सोलेनॉइड होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ होती है जैसे किसी बार मैग्नेट की हो, ठीक है। तो कहते हैं दिस सिमिलरिटी ऑफ फील्ड टेल्स अस दैट मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट मे बी ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। तो कहता है हमने पीछे अपने 14-15 चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ ये चीज़ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा हो जाती है, क्योंकि करंट पास कर रहा होता है। इसका मतलब है जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसके बाद जो है क्या कहता है कि अगर उसकी वजह से हो रहा है तो फिर बुनियादी तौर पे करंट किसकी वजह से हो रहा था? हम लोगों ने पढ़ा कहते हैं मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से विद एन एटम, ठीक है, फ्रॉम टू मोशंस। और कहता है कि ये तो हमें पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब इसमें हमें बताया है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन की दो किस्म की मोशन होती है। एक है बेटा ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिटिंग द
न्यूक्लियस के भाई आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, किसी घूमता फिर रहा है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसके बाद बेटे वो क्या है, अपने ही ऑर्बिट के अंदर मौजूद क्या स्पिन मोशन भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो भी एक किस्म की मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो किस्म की मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से और एक स्पिन मोशन की वजह से। तो कहते हैं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मटेरियल एटम की, वो क्या होती है, उस वक्त होती है कि अगर ये दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब कि अगर बेटे वो एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, तो जो उसकी स्पिन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो बेसिकली नेट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये मैं समझ आ गई कि चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो चार्ज पार्टिकल कौन सा है आपका, एक एटम के लेवल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब इसमें मैग्नेटिक डायपोल, ये बात याद रखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक था उसमें भी डायपोल्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव था, और मैग्नेटिज्म के अंदर भी डायपोल हैं आपके, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल। कहता है एज देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम देयर करंट्स और स्पिन्स मे टू सो ओरिएंटेड और अलाइंड सो एज स्ट्रेंथन द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो कहता है हो सकता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मोशन है वो इस किस्म की हो कि वो एक दूसरे को स्ट्रेंथ करे, मतलब अलाइन कर ले, मीन के ऑर्बिटल भी एंटी क्लॉकवाइज हो और स्पिन भी एंटी क्लॉकवाइज हो। तो कहता है उससे क्या होता है कि उनके इफेक्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि एन एटम इन विच देयर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो कहता है फिर वो छोटा सा जो आपका एटम है वो भी क्या है, एक किस्म का मैग्नेट की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, और हम उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोल देते हैं। अब डिफरेंट मटेरियल्स हैं, पैरामैग्नेटिक है। कहता है कि अगर तो इसी स्पिन और मोशन की बेस पे इफ़ द स्पिन एंड ऑर्बिटल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर ओरिएंटेड सच अ वे दैट देयर फील्ड सपोर्ट ईच अदर एंड एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। कहता क्या हो कि ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर बच्चे आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की डायरेक्शन सेम हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज है तो दोनों क्लॉकवाइज हो, ठीक है। ऐसे मटेरियल के अंदर क्या होता है कि उनका नॉर्थ पोल एक ही तरफ को हो जाता है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे सिलसिले में कहता है हर छोटा एटम एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, और इनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनियम वगैरह है। इसके बाद बेटा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है। कहता है द सब्सटेंस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट एंड कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो है कि पहले हमने कहा कि दोनों स्पिन भी और ऑर्बिटल भी की डायरेक्शन सेम हो। डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, कि मतलब हो सकता है ऑर्बिटल एंटी क्लॉकवाइज हो और जो स्पिन मोशन है वो क्लॉकवाइज हो। तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे का इफेक्ट को वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो इसकी मिसाल के एटम्स ऑफ द वाटर है, कॉपर है, बिस्मथ है, एंटीमनी है। तो इनकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ये क्या कहते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है बेटे फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये दो सब्सटेंस हैं इन विच एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे सो एज टू शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इसमें कहता है कि भाई क्या होगा कि एक दूसरे के साथ इस तरह कोऑपरेट करते हैं कि अपने एक हाईएस्ट जो सा ना पॉसिबल मैग्नेटिक इफेक्ट, हाईएस्ट जो सा मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट करना चाहिए। एक दूसरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। इसके अंदर जो हाईएस्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में बेटा आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है और निको है। तो आप याद रखिएगा कि जो कोबाल्ट लिखा हुआ है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो ये कोबाल्ट है आपका। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यहाँ मैग्नेट्स को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। पैरामैग्नेट भी जो है वो कहते हैं मैग्नेट हो सकता है, डायमैग्नेट तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप पता कि कॉपर जो है ये कभी भी नहीं जुड़ता उसके साथ मकनातीस के साथ, ठीक है। इसके बाद डोमेन्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये क्या चीज़ें होती हैं। तो कहता है कि भाई क्योंकि आमतौर पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट जब भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो एक सिंगल एटम कभी भी नहीं ग्रुप बनता, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ ग्रुप होता है। तो हम भी उनमें डोमेन्स के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिज्म को। तो उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है आपका डोमेन्स क्या होती हैं। तो डोमेन्स कहता है कि ज़्यादातर देयर एग्जिस्ट स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स कंटेन 10⁻12 to 10⁻16 एटम्स। तो बेसिकली वही हो गया कि सिंगल एटम की जिक्र नहीं कर रहा, एक ग्रुप ऑफ एटम्स का जिक्र कर रहा है जो कि क्या करते हैं कि एक ही तरह का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो ये कहता है कि तकरीबन एक डोमेन के अंदर 10⁻12 to 10⁻16 एटम्स, इतने एटम्स होते हैं वो मिलकर एक डोमेन बना रहे होते हैं। तो विद इन ईच डोमेन द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ऑल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो होता ही है कि ये ग्रुप्स किस बेस पे बनाए जाते हैं, इस बेस पे ये ग्रुप्स डोमेन्स बन रही होती हैं कि उस डोमेन के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं उन सब की मोशन जो है वो पैरेलल होती है, एक जैसी होती है, वो उनमें आपस में कोई फ़र्क
नहीं होता। ईच डोमेन इज़ मैग्नेटाइज टू सेचुरेशन, और कहता है हर डोमेन को हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। ईच डोमेन बिहेव्स एज अ स्मॉल मैग्नेट, और जिस तरह हम लोगों ने डायमैग्नेटिक के अंदर बात की थी, सॉरी पैरामैग्नेटिक के अंदर, कि हर छोटा जो एटम है वो क्या करता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करना शुरू करता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जब एटम का ग्रुप बन चुका है और उस पूरे ग्रुप का असल में बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो इसी में कहता है कि हर एक डोमेन जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रही होती है। उसका अपना एक नॉर्थ पोल होता है और अपना एक साउथ पोल होता है। तो इसकी ये जो एरो के हेड हैं बेसिकली इसके डायग्राम के अंदर, ये एरो के हेड क्या चीज़ हैं, ये है बच्चे आपके नॉर्थ पोल हर डोमेन का, और ये जो बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं ये हर एक चीज़ जो है अपनी एक एक डोमेन है। फॉर एग्जांपल ये है, ये भी एक डोमेन है, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट डोमेन है, और इनकी आपको ओरिएंटेशन जो है इनकी नॉर्थ, और क्योंकि एरो का जो हेड, मैंने पहले बताया कि एरो का जो हेड है वो नॉर्थ पोल है और जो इसकी टेल है वो साउथ पोल है। तो हर एक की आप डायरेक्शन देखोगे अपनी एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो ये कहता है कि ये जो पहली फर्स्ट डायग्राम है लेफ्ट, इसमें जो डोमेन्स हैं ये रैंडमली अलाइंड है, ठीक है। तो ये मटेरियल जो ये अनमैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। क्या क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड है, कि कहीं पर एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ एक तरफ को है, साउथ और साउथ एक तरफ को है, लेकिन कहीं पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट भी कर रहे हैं। तो ये है अनअलाइंड डोमेन्स हमारी, ठीक है। इसके बाद जो राइट साइड पर डायग्राम है बेटे, इसमें कहता है कि हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो ये जितनी भी डोमेन्स थी पहले इन्होंने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिया। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी बेटे ये एरो से बताइए कि इसी तरफ को है, और तमाम की तमाम जो डोमेन्स जो क्या कहते हैं पहले डिफरेंट अपनी अपनी ओरिएंटेशन थी उनकी, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया, ठीक है। तो इस जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर आप क्या होगा कि आपका नॉर्थ पोल इस तरफ को बन जाएगा और साउथ पोल इस तरफ बनेगा। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये अपना एक मैग्नेटिज्म जनरेट कर देगा और सपोर्ट कर रहा है। अब ये देखिए तमाम की तमाम डोमेन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। लेकिन जब कहता है जब तक वो मैग्नेट मौजूद नहीं है, ये रैंडमली अरेंज करते हैं, तो फिर इनकी मैग्नेटिज्म बड़ी वीक हो जाती है, ठीक है। मे भी ये कैंसिल कर दें एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे। इसके बाद टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं ये कितने टाइप्स के हैं, तो सॉफ्ट में होते हैं। उसके बाद बेटा दूसरे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं वो बेटे हैं कि जिनकी और जो डोमेन्स होती हैं उनको एक्सटर्नल जब फील्ड अप्लाई कीजिए तो बड़ी जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जाएँ, मतलब कि बड़ी जल्दी अपने आप को अलाइन कर लें, और फिर जैसे ही उनको छोड़ा जाए तो बड़ी जल्दी वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, फ़ौरन अपनी असलियत में वापस चले जाएँ। तो ऐसे मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल जाते हैं। और कहता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो है ना ट्रांसफार्मर वगैरह में ये ज़्यादातर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरन उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, अगर आपको याद हो जब हम ट्रांसफार्मर का कर रहे थे, बल्कि किया तो नहीं था लेकिन वैसे आपको बताया था कि जो सोलेनोइड था उसमें हम क्या करते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हमने गैल्वेनोमीटर का टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर के सॉफ्ट क्या करते हैं मटीरियल्स को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हम उधर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हैं जो ना तो जल्दी मैग्नेटाइज होते हैं एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और फिर अगर एक बार ये मैग्नेटाइज हो जाएं तो फिर जल्दी जो है वो डीमैग्नेटाइज भी नहीं होते। जैसे कि आपकी स्टील वगैरह है, इसकी एग्जांपल है। तो जितने भी आपके ये फिजिकल आप लोग मकनातीस देखते हो अपने इर्द गिर्द बने हुए, ज़्यादातर वो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनाए जाते हैं कि एक बार उन मटेरियल को मिक्स करके बाद में एक्सटर्नल फील्ड के साथ ज़रा अच्छा खासा हाई वोल्टेज पे दे के उनको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर देते हैं। तो फिर क्या है, वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो जल्दी डीमैग्नेटाइज ही नहीं होते, इस वजह से वो परमानेंट मैग्नेट के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बेटे क्यूरी टेम्परेचर क्या चीज़ है, क्योंकि मैग्नेटिज्म की भी अपनी एक लिमिट है सब्सटेंसेस के अंदर। तो कहता है कि आमतौर पे जो आपके मौजूद एटम्स हैं वो अपनी एक वाइब्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर होता क्या कि भाई ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये हमारे डोमेन्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं, उनका जो ऑर्डर है उसको। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रिजर्व द ऑर्डिनेंस ऑफ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो आम टेम्परेचर पर तो वो अपनी हालत कायम रखते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, लेकिन जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होता है वहाँ पर क्या कहता है कि इनका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो कहता है कि भाई तो दे बिगन टू लूज ऑर्डिनेंस ड्यू टू इंक्रीज थर्मल मोशन। तो उनका जो ऑर्डर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, मीन्स कि उनका मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। तो कहता है उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर के बाद इनका मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए या चेंज होना शुरू हो जाए, उसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो अबव द क्यूरी टेम्परेचर, अब आयरन है जैसे आपको पता है कि अबव द क्यूरी टेम्परेचर आयरन इज़ पैरामैग्नेटिक बट नॉट फेरोमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या हो गया, वही चीज़ के बेटा पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, लेकिन जो ही क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर किया तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, अब ये फेरो नहीं रहेगा बल्कि
पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। तो आमतौर पे जो आयरन का क्या है क्यूरी टेम्परेचर है वो है 750 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से ऊपर ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाता है, इसका फेरोमैग्नेटिक्स जो है वो नहीं रहता। उसके बाद है बेटे हम मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हिस्टेरेसिस लूप का, ठीक है। तो ये बेसिकली जिस आप लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखी है ना पिछले मटेरियल्स के अंदर के, एक बड़ा एक ही ग्राफ है जो बेसिकली तमाम डक्टाइल मटेरियल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। सेम चीज़ जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको जो जज किया जाता है वो हिस्टेरेसिस लूप की बेस पे किया जाता है। तो ये है क्या चीज़, कहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन है, उसको लिया हमने, उसको हमने मैग्नेटाइज करना शुरू कर दिया और डीमैग्नेटाइज करना शुरू कर दिया। कहता है कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज एट पॉजिटिव पीक, ठीक है, हम ये कह रहे थे कि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है इस ग्राफ के अंदर। तो कहता है कि भाई व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज एट पॉजिटिव पीक इट इज़ फुली मैग्नेटाइज द स्पेसिमेन इन वन डायरेक्शन। तो कहता है कि भाई आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये क्या कर देगा, उसको मैग्नेटाइज कर देगा। एंड व्हेन द करंट इज नेगेटिव, और जब हम करंट को रिवर्स करके नेगेटिव की तरफ ले जाएं, द अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस फ्रॉम इट्स पॉजिटिव पीक वैल्यू टू इट्स नेगेटिव पीक वैल्यू एंड देन बैक टू इट्स पॉजिटिव पीक वैल्यू। तो स्पेसिमेन क्या करता है, अंडरगोज कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक तरफ को तो वो मैग्नेटाइज हो रहा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसकी वजह से एक लूप क्रिएट होती है, जो आपको ये इधर अंदर लीफ की वजह से, ठीक है, आपको ये लीफ जैसी एक डायग्राम नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली क्या है, हिस्टेरेसिस लूप है जो कि किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसकी एरियाज देखेंगे कैसे है। तो बेसिकली यही किया जाता है कि उसको किसी भी मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, करंट देते हैं और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो स्टडी करना शुरू करते हैं। तो यही बात करता है कि पहले वो इंक्रीज़ करता है करंट की वजह से, एक पॉइंट पर जाके जब हम डिक्रीज़ करने के शुरू करते हैं तो वापस वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। तो कहता है कि भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, के हिस्टेरेसिस लूप की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी। तो सबसे पहले हिस्टेरेसिस, के हिस्टेरेसिस होता क्या है। तो आपको ये ग्राफ के अंदर अगर नज़र आ रहा हो तो कहता है कि जो पोर्शन मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, वो जो करंट हम पास कर रहे हैं उसके अंदर से, उसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। तो वो फिनोमेना जिसके अंदर मैग्नेटिज्म क्या करे, लैग करे और मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो लीड करे, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस, और इसकी वजह से हम इसको हिस्टेरेसिस लूप का नाम भी दे देते हैं। तो जो आपके पास बेटे फ्लक्स डेंसिटी है बी, या मैग्नेटिज्म भी जिसको बोलते हैं यहाँ, ठीक है। तो कहता है कि अगर आप पूरे इस ग्राफ के अंदर गौर करो तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो बेटे देखो, कहता है जो इसका पोर्शन है ओ से लेकर ए तक का, इस कर्व का, मतलब यहाँ से हम शुरू करें ओ से लेकर, ये दरम्यान में से जा रहा है आपका, ये ए तक जाता है, ठीक है। ओ से लेकर ए तक इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट इज इंक्रीज्ड। और कहता है ये ओ से लेकर ए तक का ग्राफ हमें उस वक्त मिलता है जब हम अपना मैग्नेटाइजिंग करंट जो है उसको क्या करें, इंक्रीज़ कर रहे हो। एंड ए आर, और इससे फिर वापस ये जो है ना, मतलब जाएगा तो इस रूट से जाएगा आपके पास, लेकिन जब बच्चे ये वापस आ रहा है, ठीक है, जब इसको करंट को हम क्या करना शुरू कर दें, डिक्रीज़ करना शुरू कर दें, तो बेटा वो ए से आर की तरफ आ रहा है इस तरफ को, तो वो क्या करेगा, एक अलग रास्ता फॉलो करेगा। तो उसकी वो बात कर रहा है कि ए आर इज़ द पोर्शन व्हेन द करंट इज़ डिक्रीज, और ये ओ से ए तक तो हम करंट इंक्रीज़ कर रहे तो ये मैग्नेटाइज हो रहा था, और ए से आर की तरफ जब आ रहा है तो ये बेटे क्या हो रहा है, हम करंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं और ये डीमैग्नेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो कहता है इस पूरे पोर्शन के अंदर आप देखोगे तो भाई मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा ही क्या कर रही है, लैग कर रही है, पीछे है, ठीक है, लैग बिहाइंड द मैग्नेटिक करंट है, ठीक है। तो वो करंट से क्या कर रही है, लैग कर रही है, पीछे है, करंट आपका लीड कर रहा है। जैसे ही आप रिवर्स पे आ रहे हो तो करंट आपका क्या है, आपका ज़्यादा है बेटा, पॉजिटिव है, और आपका जो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये कहता है कि फॉर एनी ग्रेटर देन द करंट इन डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग। तो कहता है इट, अगर आप गौर करो, इट मीन्स डेट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी बी फॉर एनी वैल्यू ऑफ द करंट, किसी भी करंट की वैल्यू के लिए आप क्या करो, निकालोगे इज, तो आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है इज़ ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज़ डिक्रीजिंग। तो जब आपका करंट अगर डिक्रीज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये ए से जो आर की कर्व है, ओ से ए कर्व की बात नहीं कर रहा, ए से आर की तरफ आप गौर करो तो जिस मर्जी करंट की वैल्यू को निकाल लो, ठीक है, तो आपको क्या करोगे, जो नेक्स्ट करंट की वैल्यू है उसके लिए क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज़ कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेटिक जो है वो पहले से क्या हो चुकी होगी, वो डिक्रीज़ कर चुकी होगी, ठीक है। बी की वैल्यू जब आपका करंट डिक्रीज़ कर रहे हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द करंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन व्हेन द करंट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आप गौर करो कि बेटे करंट फॉर एग्जांपल ये इस जब इंक्रीज़ कर रहे थे उस वक्त आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो कहाँ पे है,
ठीक है। और जब आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, उसके ऊपर करंट की वैल्यूज़ देखो, तो जो डिक्रीज़ कर रहे हो आप करंट, उसमें हमेशा ही करंट की वैल्यूज़ क्या हैं, डिक्रीज़ का इंक्रीज, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो यही बात कहता है कि भाई अब इसमें सेचुरेशन करंट इस पूरे ग्राफ के अंदर क्या कहता था, अलाइनमेंट असल में सेचुरेशन होगी कब और इस ग्राफ के अंदर कहाँ पे रीजन है वो भी देखते हैं। तो कहता है जब हमारे पास क्या हो जाए कि जितनी भी हमने करंट अप्लाई कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटाइज हो रहा था, तो कहते हैं जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता क्या हम पॉइंट ए पे पहुंच गए, और पॉइंट ए पे क्या होगा कि आपकी जितने भी जो कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई थी, तमाम की तमाम डोमेन्स ने अपने आप को उसके साथ अलाइन कर लिया होगा। अब फर्दर अलाइनमेंट के लिए कुछ बचता नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट वो जो है वो क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया है, ठीक है। द अलाइनमेंट ऑफ ऑल डोमेन्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सैचुरेशन। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 एंड रीचेज मैक्सिमम वैल्यू। एट दिस स्टेज द मटेरियल इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। तो ये पोजीशन ए पर जब हम पहुंच गए, ठीक है, जब हम पोजीशन ए पर पहुंच गए तो बेटा हमने कह दिया कि भाई ये ए जो है ये सैचुरेशन है, तो ये सैचुरेट कर गया। आप जितनी डोमेन्स मौजूद थी तमाम ने इसको अलाइन कर लिया। इसके बाद बेटे नेक्स्ट रीजन है रिमेनेंसेंस और रिटेंसिटी, यहाँ रिटेंटिविटी। तो कहते हैं व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो, ठीक है। रिमेनेंस हम देखेंगे इसमें, तो कहते हैं जब हम क्या करेंगे, अब करंट को जब ए पे पहुंच गया तो हमने करंट को क्या करना शुरू कर देना, डिक्रीज करना शुरू कर देना। कहते हैं मटेरियल तब भी कुछ ना कुछ हिस्सा उसका मैग्नेटाइज रहता है एंड रिप्रेजेंट्स द पॉइंट आर। तो ये जो पॉइंट आर है ये रिमेनेंसेंस है। क्या आप गौर देख लें कि भाई यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपका वही जो पहले बात कर रहा था कि करंट तो जीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं हुई आपकी, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि वो ओ से ए पे अगर मैग्नेटाइज हुआ तो उसको ए से ओ पे ही वापस डीमैग्नेटाइज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। जब आपने करंट बिल्कुल जीरो कर दिया तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद है। कहता है इसकी वजह क्या है कि इट इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स टू स्टे पार्शली इन द अलाइन वंस दे हैव बीन अलाइंड। तो कहता है एक उनमें क्या मसला है कि भाई ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में ज़्यादा होगा कि आपने एक बार अलाइन तो कर दिया, ठीक है, लेकिन जब जैसे आपने करंट को रिमूव किया तो वो जब अपने आप वापस असली हालत में जा रहा था तो वो उस स्पीड से नहीं जा रहा जिस स्पीड से वो मैग्नेटाइज हुआ था, वो कम था, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद रहा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिमेनेंसेंस और रिटेंटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्सिविटी। अब ये जो पॉइंट है ये आपका कहता है कि टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड। अब देखो मुकम्मल तौर पे तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, तो अगर आपने डीमैग्नेटाइज करना है तो आपको करंट क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में लेके आना पड़ा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग रिवर्स्ड एंड इज इंक्रीज्ड टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू जीरो। और आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, एक तो जीरो पे आपने ले आए करंट को, जीरो पे वो आ चुका, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट तो क्या है जीरो पे आ ही नहीं है, तो उसको जीरो पे लाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको करंट को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो आपका क्या यही ग्राफ जो है वो सी से ऑनवर्ड आगे डी की तरफ को चल पड़ता है। तो कहता है कि भाई फिर आप गौर करो कि किस करंट पे जाके जो है ना आपकी मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है कि वापस आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो रही है। दिस इज नाउन एज कोर्सिवेट करंट, ठीक है। तो करंट की वो वैल्यू जहाँ पर आप देखो नेगेटिव में है जीरो से लेकर इधर कुछ करंट की वो वैल्यू जहाँ पर क्या करे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर जीरो हो जाए। दिस इज नाउन एज कोर्सिव करंट रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑन अ कर्व। द कोर्सिविटी ऑफ द स्टील इज मोर दैन दैट ऑफ आयरन एज मोर करंट इज नीडेड टू डीमैग्नेटाइज इट। तो जिसको ज़्यादा करंट चाहिए होगा डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसकी कोर्सिविटी ज़्यादा होगी। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है वो एरिया ऑफ द लूप। ये आप दो लूप्स देख रहे हो, एक का एरिया आप देख रहे हो कि क्या ज़्यादा है और दूसरे का एरिया क्या कम है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करता है। जिसका एरिया बड़ा होगा वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और जिसका एरिया बेटे छोटा होगा वो सॉफ्ट है। जिसका आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल था और स्टील जो है ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो बेसिकली ये कहता है कि जो एरिया कम होगा उसका मतलब क्या कि वो बहुत जल्दी जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स उनका ग्राफ का एरिया बड़ा है, मींस कि वो स्लोली मैग्नेटाइज होता है और स्लोली ही डीमैग्नेटाइज होता है, ठीक है। और इसी में क्या एनर्जी भी ज़्यादा है। द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल दस ऑफ आर आयरन इज लेस दैन फॉर स्टील। इसीलिए क्या है एनर्जी लॉस जो है वो भी हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में ज़्यादा होगा, सॉफ्ट में कम होता है। इसी वजह से हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफार्मर वगैरह की कोर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं कि भाई हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फॉर डिफरेंट पर्पसेस कैन बी स्टडीड बाय टेकिंग द स्पेसिमेन थ्रू कंप्लीट साइकिल एंड ड्राइंग द हिस्सेस स्लोप। तो हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है
हर एप्लीकेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ, तो हम बेसिकली उसके एसएसएस लूप को स्टडी करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटीरियल हमें इधर चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर कुछ हमें परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या है कि मटीरियल की हाई रिटेंसिविटी और कोसिव जो है लार्ज कोसिव फोर्स होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम एसएसएस लूप से हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें ऐसा मटीरियल चाहिए कि जिसमें एनर्जी लॉसेस कम हो और वो जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो, तो फिर हम उसमें आयरन वगैरह कैसे मटीरियल यूज़ करते हैं और उसकी जो है एसएसएस लूप की को ही स्टडी करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटीरियल लेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये तो बच्चे आज का टॉपिक, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो क्या हो गया, एंड हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर देखेंगे फिर लेक्चर में। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।